पेट्रोल वेल। पर्वत नगर नाम का एक गांव था। वहां भरद्वाज नाम का एक साइंटिस्ट कोई ना कोई प्रयोग करता रहता था। उसके दो असिस्टेंट्स थे, राजेश और मुरली। वो साइंटिस्ट कम कीमत वाला पेट्रोल तैयार करने के चक्कर में था। एक दिन मुरली चित्रपुर नगर में कुआं खुदवाकर लोगों से, मुरली आओ भाई आओ, इस गांव के लोगों को एक बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल केवल 1 रुपया। देर करोगे तो पछताओगे। आओ भाई आओ, सब आ जाओ, जल्दी करो। ये सुनकर गांव वाला एक, अच्छा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पर इस बात की क्या गारंटी है कि ये असली पेट्रोल है। अगर ये पेट्रोल खारिज ना हुआ तो आपके पैसे वापस आपके गाड़ी को साफ करके दूंगा। फिर जो भी आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर लोग वहां पर उमड़ने लगे और अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने लगे। ये खबर आसपास के गांव में भी फैल गया। इतना ही नहीं, मुरली उस कुएं में एक मोटर फिट करके बोतलों में पेट्रोल भर के बेचने लगा। ये बात जब आसपास के गांव में फैली तो उस गांव के पेट्रोल पंप वाले सब आकर टैंकरों में पेट्रोल भरकर ले जाने लगे। ये देखकर मुरली की पत्नी लक्ष्मी, क्यों जी, इतने दिन ये अकल घास चरने गई थी क्या? आपने पत्तों से पेट्रोल तैयार किया? आप वाकई बहुत ग्रेट हो जी। तुम अपने पति को समझती क्या हो? आई एम द किंग ऑफ पेट्रोल। आज तो आसपास के गांव वाले आए हैं, अब देखती जाओ पड़ोसी देशों के लोग भी आने लगेंगे। तब ये सारी दुनिया मुझे बादशाह कह के बुलाएगा। तब वहां आया भरद्वाज। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तुम्हें तो चोर मुरली भी कहेंगे। कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों के आइडिया को यूं बेचते हो, गधे कहीं के, शर्म नहीं आती? आ गए, कोई बात नहीं, आप जितना मर्जी डांट लो, ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नए वस्तु बनाने में ही नहीं, दौड़ कर आने में भी काफी तेज हो आप। चोरे चोर, सर ने हम पर भरोसा करके ब्लूप्रिंट हमें दिया तो तू ये काम करता है और यूं पैसे बनाता है। हेलो बॉस, मुझसे ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठे हो। जहां तक मैं जानता हूँ मुझसे बड़ा कमीना तो इस धरती पर है नहीं, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ आप दोनों, वरना मेरे आदमी तुम दोनों को धो डालेंगे। तब राजेश भरद्वाज से, सर मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था कि ये बहुत बड़ा चोर है, पर आपने कभी यकीन ही नहीं किया। अब देखा इसकी हरकत। चलिए सर, चलते हैं। अरे तुम टेंशन ना लो राजेश, ये तो सिर्फ आधी जानकारी रखता है। असली बात तो ब्लूप्रिंट में भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। ये बात सिर्फ तुम्हें मैं आज बताऊंगा। चलो चलते हैं। कहकर दोनों चले गए। तब मुरली अपने मन में, अरे बाप रे, इस साइंटिस्ट के दिमाग में कोई ना कोई सीक्रेट होगा। कहीं इसने कुछ छुपा के रखा हो तो हम खामखा फंस जाएंगे। आज किसी तरह छिप के जाकर उससे ये बात पता लगाना ही होगा। यूं सोचकर साइंटिस्ट और राजेश का पीछा करने लगा। उस रात को मुरली चोरी से साइंटिस्ट के लैब में घुसा। वहां भरद्वाज राजेश से, वो मुरली तो लाशों का व्यापार करने वाला लगता है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असली बात नहीं जानता। मैंने ब्लूप्रिंट में ये नहीं लिखा कि पेट्रोल में हल्दी और रेत को मिलाना चाहिए। अब उसने जो पेट्रोल भरा है वो इंजन को खा जाएगा। कल उसे पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी। ये बात सुनकर मुरली अपने मन में, अरे साइंटिस्ट, तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा चोर हूँ। कल ही मैं हल्दी और रेत मिला दूंगा पेट्रोल में, फिर देखो क्या होता है, दुनिया कैसे मेरे गुण गाती है। कहकर अपने पेट्रोल वाले कुएं में रेत और हल्दी मिला दिया। अगले दिन इस हल्दी और रेत के मिले हुए पेट्रोल को सारे कस्टमर्स की गाड़ियों में भरने लगा। उस पेट्रोल भरे हुए सारे गाड़ियां एकदम जैम हो गई। सब लोगों ने मिलकर पुलिस से कंप्लेंट किया। तब एसआई वहां आया और, क्यों रे चोर मुरली, यूं मिलावट वाले पेट्रोल बेचने के लिए तुम्हें अरेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ भरद्वाज जी का ब्लूप्रिंट चुराने का केस भी है। सर मैं तो निर्दोष हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अरेस्ट करके जेल में डालेंगे, 2-4 लाठी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि तुम निर्दोष हो या दोषी। चलो चलो, कहकर उसे अरेस्ट करके ले गए। ये देखकर राजेश और भरद्वाज बहुत खुश हुए। ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। कानपुर में कुमार साहू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो गोविंद से ऑटो किराए पर लेकर दिन भर मेहनत करते हुए उसे चलाकर
जो पैसे कमाता था उसमें ऑटो का किराया देकर बाकी पैसों से खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन साहू से उसकी पत्नी सुधा, कुमार, तुम सवेरे से शाम तक मेहनत करके जो पैसे कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा तो तुम गोविंद को किराए पर देते हो, पर यदि तुम्हारा खुद का ऑटो हो तो किराए का पैसा तो बच जाएगा ना। जरा सोचो, एक नया ऑटो खरीदते हैं। सुधा, तुम समझ नहीं रही हो। नया ऑटो खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अपने पास इतने पैसे तो है नहीं। मेरे पास यूं थोड़े थोड़े बचाए हुए 50,000 रुपए हैं। जो भी खरीदना हो उन्हीं पैसों से खरीदना होगा। देखता हूँ कि कोई सेकंड हैंड ऑटो मिल जाए तो उसी को ठीक करा के आराम से चला सकता हूँ। यूं कहकर वो 50,000 रुपए लेकर केशव मैकेनिक के पास गया। साहू केशव से, केशव, मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो मैंने जमा किया है। मुझे एक ऑटो चाहिए। कोई पुराना ऑटो हो तो बताना दोस्त। अरे 50,000 में अच्छा ऑटो कहाँ मिलता है कुमार? कोई पुराना खटारा ही मिलेगा। उसके रिपेयर के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे हाँ, एक ऑटो मुझे याद आया। उसका इंजन बढ़िया है और वो मॉडल भी अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना ऑटो है। उसे अपना सिनेमा थिएटर वाले इस्तेमाल करते थे। अब तो सारे थिएटर बंद है ना, इसीलिए वो भी एक कोने में पड़ा है। चलो एक बार उसे देख आते हैं। कहकर कुमार को लेकर थिएटर के पास गया। वहाँ वो ऑटो एक कोने में खड़ा था। जब सिनेमा थिएटर भरे होते थे तब ये ऑटो बहुत चलता था। जब भी कोई नई फिल्म लगती थी तब इस ऑटो में बैठकर माइक पकड़कर उसका प्रचार करते थे। सब बच्चे उसी के पीछे भागते थे। जानते हो? मैं क्यों नहीं जानता, मैं इसे जरूर लूंगा, चाहे कितना भी खर्च हो। पता है क्यों? ये मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल है। इस ऑटो को कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही चलाते थे। अब वो रहे नहीं। उनकी याद में इसे ले जाकर रिपेयर कराऊंगा। इसके पुराने हुलिये को बदलो और इसे रिस्टोर करके एक विंटेज लुक देकर ले आओ। इसको अच्छा डिजाइन करके ले आना दोस्त। तब केशव उस ऑटो को ले जाकर उसे रिस्टोर करके उसे बदलकर एक नया रूप देकर उसे ले आया। उसे देखते ही कुमार साहू, वाह क्या बात है केशव, तुम बहुत बढ़िया कारीगर हो यार, मजा आ गया। अब देखो इस ऑटो में मैं, देखिए भाइयों और बहनों, एक पुराने ऑटो को नए ऑटो में बदलने वाले केशव की कारीगरी, केशव महाराज की जय, ऐसा प्रचार करूंगा। कहकर उसका गुण गाता हुआ उसे पैसे देकर ऑटो लेकर सवारी ढूंढने लगा। वो यूं गया ही था कि कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को रोककर उसे और उस ऑटो को लेकर सीधा थिएटर चले गए। वहां खड़ा थिएटर का मालिक, क्यों रे, किससे पूछ कर ले गया था ये ऑटो? क्यों चोरी करते हो कमीने? तुझे तो, कहकर उसे मारते हुए, इस ऑटो के टायरों को क्या किया? कहाँ है वो? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर, इसे आपके मैनेजर प्रकाश ने ही बेचा था। इसे केशव ले जाकर रिपेयर करके मुझे बेचा सर। मैंने 50,000 में खरीदा है। पुराने टायर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। उन्हें निकालकर केशव भाई ने ही नए टायर लगाए थे। ठीक है, इसे वहाँ बांध दो। उस केशव को उठा कर ले आओ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। तब वो केशव को पकड़कर उसे पीटते हुए ले आए। क्यों रे मैकेनिक, उन ऑटो के पुराने टायरों को क्या किया तुमने? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर ना मारे सर। ओह, वैसे हुआ क्या है सर? उन टायरों में ऐसा क्या है सर जो इतना मार रहे हैं आप? सर, आपका मैनेजर प्रकाश ने उन टायरों को बच्चों को खेलने के लिए दे दो कहकर ले गया सर। मैंने कहा भी था कि वो टायर तो बड़े अच्छे हैं। तो उसने कहा पुराने टायरों से तुम क्या करोगे केशव? नया ऑटो बना रहे हो ना, तो नए टायर ही लगा दो कहकर टायरों को यहीं उतार कर मुझे खाली ऑटो दिया था सर। अगर ये सच है तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। इनकम टैक्स के रेड से बचने के लिए अपना सारा सोना उन टायरों में मैंने छिपाया था। ये बात कोई और नहीं जानता। ये बात किसी तरह प्रकाश को पता चल गया होगा, इसीलिए चुपचाप तुम्हें उसने ये ऑटो बेचा है। उसे कह रहा था कि कोई चोर ले गया। जब मैंने पता किया तो मैंने ये जाना कि केशव यहाँ से ऑटो को ले गया और कुमार ने उसे खरीदा, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लेके आया हूँ। फिर मैनेजर प्रकाश को भी वहाँ लाकर खूब मारा। तब उसने सच कबूल किया। भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई,
मैं आपका सारा सोना लौटा दूंगा। उन टायरों को गायब करके बिना टायर के ऑटो इन दोनों के पल्ले बांध दिया भाई। ये लीजिए गहने। कहकर सारा गहना उसे वापस किया। अपने गहने के मिलने की खुशी में केशव और साहू को उसने छोड़ दिया। फिर अपने आदमियों से प्रकाश को खूब पीटने के लिए कहा और वहां से चला गया। केशव और साहू जान बची सो लाखों पाए यूं सोचकर ऑटो में ही सीधा अस्पताल जाकर अपना इलाज कराने लगे।